तालिबान के तांडव के बारे में। पाकिस्तान जो दशकों से आतंकियों को पालता पोसता रहा है, आतंकियों को पनाह देता रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान को जाना जाता है, तो वहीं पाकिस्तान अब तीन तरफ से पूरे तरीके से घिर चुका है। तीन फ्रंट से तालिबान, टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है, या यूं कहें कि नींद को उड़ा दिया है। पाकिस्तान में तहरीक के तालिबान ने कोहराम मचा रखा है, परमाणु इंजीनियर्स को किडनैप कर रहा है। अब ऐसे में अगर बात की जाए तो अब तालिबान ने शहर पर कब्जा कर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने का काम भी किया। पाक एयर स्ट्राइक के बाद भी अब तालिबान के हौसले कम नहीं हुए। तालिबान के हौसले पाकिस्तान के अस्तित्व पर गंभीर एक खतरा बन चुके हैं, जो कि लगातार पाकिस्तान के ऊपर मंडरा रहे हैं। कयास ये लगाए जाने लगे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ, और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डीके पांडे साहब जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले यूके देवनाथ जी, अब तालिबान का रवैया जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर दिखाई दे रहा है, अब क्या सीरिया वाला प्रकरण इस मामले को लेकर दिखाई दे रहा है आपको आने वाले समय में घटित हो सकता है? समय पाकिस्तान के लिए काफी चैलेंजिंग है जी। पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और सबसे बड़ी बात है वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसे समझना पड़ेगा कि अगर वो पाकिस्तान को एकजुट रखना चाहते हैं तो उन्हें सबके साथ लेकर चलना पड़ेगा। जिस तरह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बैकफुट पर डालने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से वो अलग अलग जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जिसमें कि जुडिशरी भी शामिल है, उनको नरम करने की या कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तो पाकिस्तान का विघटन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अब पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो सोचते हैं कि डंडे के जोर पर, यानी आर्मी और पुलिस के जोर पर वो पूरे पाकिस्तान को एक दिशा में ले जाएंगे। ऐसा किसी भी डेमोक्रेसी में होता नहीं है। तो पाकिस्तान का विघटन तय है। बहुत जल्दी ही, शायद अगले एक दशक में ही हम देखेंगे कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। जी ठीक है डीके पांडे साहब, जैसा कि यूके देवनाथ साहब कहते नजर आए कि विघटन पाकिस्तान का तय है, आने वाले 10 सालों में, एक दशक में हो सकता है कि पाकिस्तान के टुकड़े होते नजर आए। लेकिन क्या यह संभव है ऑन द ग्राउंड? अगर बात करें तो चैलेंजेस भी होंगे, क्योंकि यहां पर देखिए अफगानिस्तान पर जब तालिबान का कब्जा हुआ तो हमने देखा अचानक जिस तरीके से अफगानिस्तान से जब अमेरिका ने अपनी फोर्स को विड्रॉल किया, उसके बाद तुरंत ज्यादा समय लगा नहीं इस पूरे प्रकरण में कि अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो गया। अब पाकिस्तान को लेकर यथास्थिति क्या उलट नजर आती है? क्या विषमताएं हैं? बस से बदतर क्यों हो गई? क्योंकि जो लोकतांत्रिक मूल्य थे उनको अवहेलना की गई पाकिस्तान में, साथ साथ जो है अफगानिस्तान में भी। और जिस प्रकार से वहां पर आतंकवादियों का जबरदस्त जो है वो कब्जा बढ़ता गया, वो बड़ा दुखदायी रहा। और उसमें घी में आहुति का काम किया पाकिस्तान ने, जो स्ट्राइक की पिछले हफ्ते मंगलवार को, तो वो स्ट्राइक में और वहां के जो लोकल लोग हैं वो मारे गए। तो इसके बाद तालिबानियों ने कसम खाई कि वो उसका बदला लेंगे, और इसके बाद उन्होंने जो है पाकिस्तानी जो सेना है और पुलिस है, सुरक्षाकर्मी है, सभी का जीना दूभर कर दिया। लेकिन बात ये प्रश्न उठता है कि स्ट्राइक की क्यों गई? स्ट्राइक के पीछे एक छोटी सी जो है वो अब जो कहते हैं वक्त निकल जाता है तब धीरे धीरे चीजें सामने आती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एयर स्ट्राइक के पीछे देखिए बहुत लंबे समय से दोनों के बीच में तल्खियां तो चल ही रही थी, लेकिन जो इनके बीच में पाकिस्तान और तहरीक तालिबान के बीच में खुले आम जो पाक आर्मी कत्लेआम कर रहा था वहां पर पाकिस्तान में ही, और वहाँ बॉर्डर पर, जो बॉर्डर के क्षेत्र में देखिए बहुत ज़्यादा जो है वो ओपन बॉर्डर है, हालांकि वो डूरन लाइन बना रखा है जिसका कि कभी भी जिसको तालिबान ने स्वीकारा नहीं। और वही मुख्य कारण है क्योंकि वो पश्तून जो लोग हैं वहाँ के, जो बहुल जो जिनका वर्चस्व है जिन लोगों का, उनको 2 भागों में बांटती हो रेखा, और वो तालिबान को कभी पसंद नहीं था। और पाकिस्तान के पीछे उद्देश्य, पाकिस्तान का उद्देश्य था कि डूरन लाइन इस प्रकार से बनाओ कि अफगानिस्तान पर उनका वर्चस्व रहे। तो बहुत सारी चीजें जो है बट के साथ ये चीजें हुई। और जिस प्रकार से अगर हम देखें 6 महीने में तालिबान टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के जवानों को मौत के घाट उठाना शुरू किया, तो जो आर्मी के जवान थे
वो उससे खौफ, टीटीपी से खौफजदा हो चुके। तो अब ये जो आर्मी, आईएसआई को ये और पाकिस्तान आर्मी को ये जो है बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट हो गया कि भाई हमारे लोगों का, हमारी सेना का मनोबल गिर रहा है और खौफ जो है, वहां के लोग डर रहे हैं और जी। उनकी जानें भी जा रही हैं और हम उनका आक्रमण नहीं कर पा रहे, बदला नहीं ले पा रहे। तो इसके लिए उनका मनोबल, पाकिस्तानी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यह स्ट्राइक की गई। लेकिन स्ट्राइक के बाद ये मिराज 3 और मिराज 5 का प्रयोग किया गया, जैसा कि खबरें हैं। हाँ। मिराज 3 की संभावना ज्यादा है, तो उसके अंदर जो है लगभग 50 सिविलियन मारे गए। और अब दूसरा प्रश्न है कि भाई हमने पक्तिका का ही क्यों चुना? पाकिस्तान ने है, ये एक पहाड़ी इलाका है, मुश्किल इलाका है, और कहा उनको ये असेसमेंट था कि जो लॉन्च हो रहे हैं, जो अटैक लॉन्च हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो इसी क्षेत्र से हो रहे हैं। लेकिन है। ये पक्तिका का एक और महत्वपूर्ण, अगर ज्योग्राफिकल देखें, मैप पर देखें, तो ये वजीरिस्तान, जहां पर कि पिछले साल जो है स्ट्राइक की गई थी 21 दिसंबर 2024 को, वहां पर हमला हुआ था और सैनिक जो 16 सुरक्षाकर्मी को मारा गया था। यही स्थान है दक्षिणी वजीरिस्तान, तो उसके पास में ही ये क्षेत्र था और कहा जा रहा था कि वहां पर फोकस है। अब ये जो लंबा सिलसिला चलता गया और शांति की कहीं उम्मीद नहीं लगी। ठीक है। बात महत्वपूर्ण ये थी कि जिस अफगानिस्तान को तालिबान को हाथों सौंपने के पीछे पाकिस्तान को देखा कि भारत के ऊपर कब्जा दिलाने में भारत को खिलाफ उसकी एक जोड़ी बन जाएगी और वो भारत के ऊपर ज्यादा दबाव डाल सकेंगे, वो दाव टोटल उल्टा पड़ गया। क्योंकि भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो है हमेशा उनकी मदद की। और जिस प्रकार से जो आंकड़े बताते हैं, वो तो जो लोग अगर कोई विश्वास ही करेंगे कि भारत ने किस प्रकार से अफगानिस्तान को हेल्प की। 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवाइयां, 27 टन जो अर्थक्वेक में उनको मदद की गई, 40,000 लीटर कीटनाशक, 100 मिलियन पोलियो खुराक, कोविड वैक्सीन की 1.5 मिलियन खुराक, नशा मुक्ति के लिए 11,000 यूनिट जो है वो स्वच्छता किट दिए गए, 500 यूनिट सर्दियों में कपड़े और 1.2 टन स्टेशनरी आदि उनको शिपमेंट के द्वारा भेजे गए। बताइए इतनी मदद कौन करता है? पाकिस्तान, जो उनका हित था शुरू से, वो तालिबान को जो सत्ता दी गई। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। देवनाथ जी, अभी फिलहाल बात हम लगातार कर रहे हैं कि जो अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति है, एक पूरा प्रकरण डॉक्टर डी के पांडे साहब ने बताया कि फिलहाल किस तरीके से पाकिस्तान जो है आने वाले समय में क्या रिएक्ट करता है, जिस तरीके से माफ कीजिएगा, अब तालिबान जो है वो लगातार पाकिस्तान के ऊपर एक खतरा लेकर मंडरा रहा है। अब ऐसे में जो पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, अब ऐसे में यूके देवनाथ साहब, अगर बात करें पाकिस्तानी सेना का, तो यहां पर हौसला बढ़ना चाहिए, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो इस एयर स्ट्राइक ने क्या आप ये कह सकते हैं कि तालिबान को उकसाने का काम किया है? इसका एक तरीके से अगर बात की जाए तो इसका कारण यह था कि तालिबान को यहां पर पस्त किया जा सके, लेकिन यहां पर उल्टा नजर आ रहा है। उसके बाद एक आक्रामक रुख तालिबान का देखने को मिला है। जी हाँ, अगर आप देखें, पाकिस्तान ने जब एयर स्ट्राइक को इस्तेमाल किया तालिबान के अगेंस्ट, वो भी अफगानिस्तान में घुस के, ये दो चीजें दर्शाता है। एक तो दर्शाता है कि पाकिस्तान की आर्मी और रेंजर्स और जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, वो जमीन पर डोमिनेट नहीं कर पाई, यानी जमीन पर हार गई। दूसरी चीज ये दिखाता है कि इस एयर स्ट्राइक के इस्तेमाल के बाद अब पाकिस्तान के तर्कश में कुछ बचा ही नहीं। जब उन्होंने हवा से बमबारी कर दी, तो और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? एक और चीज जो है, टारगेट इतने छोटे होते हैं उस इलाके में, कुछ झोपड़ियां, कुछ कच्चे मकान, तो उनके ऊपर बम बरसा के क्या इनको मिला? वो भी जो बॉम्ब्स गिराए वो दाएं बाएं चले गए, और उससे टेररिस्ट तो शायद 2 या 4 ही मारे गए हों, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटी 46 से ज्यादा बताई जा रही है, जिसमें औरतें, बड़े बूढ़े शामिल हैं। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि अगर उनको लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, तो हर जगह पर युद्ध करना बंद करें। अभी खबरें मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी बजटरी प्रोविजंस इतनी कम हो गई हैं, रेवेन्यू नहीं आ रहा, टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा, 10,000 मेगावाट प्रोजेक्ट्स बिजली बनाने के उनके जो प्लान थे, उन्होंने कैंसिल करना पड़ा। ये दिखाता है कि पाकिस्तान अपनी बेसिक जरूरी ये चीजों को तो आगे नहीं बढ़ा पा रहा। बिजली पैदा करने के जो संयंत्र है वो तो लगा नहीं पा रहा, और वो अपने सारे पैसे जो हैं, जनता का जो टैक्स का पैसा है, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे खर्च कर रहा है। और तो और देखिए, वहां आंतरिक अशांति कितनी बढ़ रही है। पाकिस्तान की जो पंजाब प्रोविंस है, वहां पे आंतरिक सिचुएशन पर कब्जा करने के लिए 5,000 नई स्ट्रेंथ की एक राइट मैनेजमेंट फोर्स बना रहे हैं। यानी रेंजर्स भी कम पड़ गए कंट्रोल करने के लिए, आर्मी और पुलिस भी कम पड़ गए कंट्रोल करने के लिए पंजाब में। अब 5,000 लोगों की कांस्टेबल्स की एक राइट मैनेजमेंट फोर्स बना रहे हैं।
पाकिस्तान की बहुत ही बुरी दशा है। कल तो अंतर्राष्ट्रीय पटल में पाकिस्तान की जो फजीहत हुई, उनके पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो गिरकर अब दुनिया में 103 हो गई है। हम्म। उनके आगे पीछे उनके बराबर कौन है पासपोर्ट रैंकिंग में? सूडान, सीरिया। यानी ये पाकिस्तान को तो ये स्थिति बहुत ही हास्यास्पद है। भारत को मैं बिल्कुल। देख रहा था, भारत की जो रैंकिंग है पासपोर्ट की, वो दुनिया में 80 वे पोजीशन में कैलकुलेट करके। हम्म। हमारे ऊपर नीचे कौन है? हमारे से पहले, जस्ट हमसे पहले 78 79 पोजीशन पे है यूरोप के देश। हम्म। यानी दिखाता है कि भारत पासपोर्ट की जो हमारी मजबूती है वो बिल्कुल। यूरोपियन देशों के बराबर है। और पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू हो गई है दुनिया के सबसे गिरे हुए प्रिमिटिव बिल्कुल जाहिर सी बात है, देशों के साथ पाकिस्तान उनकी का गिनती हो अब गई है। जो कदकाठी है वो दुनिया में किस तरीके से है, और ये कोई नई बात नहीं है, एक इतिहास भी रहा है पाकिस्तान का कि बेहद ज्यादा एक अच्छी तस्वीर पाकिस्तान की इस दुनिया की नजरों में कभी रही नहीं। अब ऐसे में डीके पांडे साहब जिस तरीके से यूके देवनाथ साहब ये कहते नजर आए कि अब फिलहाल ऑन द ग्राउंड जो है वो पाकिस्तान की सेना तालिबान के सामने कहीं ना कहीं बेबस नजर आई, पिछड़ते नजर आई। ऑन दी ग्राउंड पाकिस्तानी सेना अपना ऑपरेशन जिस तरीके से एग्जीक्यूट उन्हें करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। अब एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के तरकश में कुछ बचा नहीं है, लेकिन ये जो लड़ाई तालिबान के खिलाफ चल रही है, क्या केवल हवाई हमलों के बलबूते पर पाकिस्तान इसको फतेह कर सकता है, जिसमें भी पाकिस्तान पारंगत नहीं है? देखिए, बहुत ही विषम स्थिति है ये। और बिल्कुल। देखिए, कुछ खबरें जो हैं अभी पूरा मीडिया में कवर नहीं, क्योंकि वो बहुत उसमें सीमित जो है इंफॉर्मेशन है। उनके 18 परमाणु इंजीनियरों को और अफसरों को जो है किडनैप कर लिया गया। इसकी खबर अभी कल से आना शुरू हुई, जबकि ये लगभग एक सप्ताह होने जा रहा है। और एक वीडियो भी जारी किया है टीटीपी ने। उसमें वो सारे लोग जो है परमाणु इंजीनियर जो है और अफसर, वो गुहार लगा रहे हैं, भैया हमारी जान बचाओ, हमारी जान खतरे में है। और वहां साथ में जो वहां पर जी। एटॉमिक जो उनकी फैसिलिटी थी, वहां से वो यूरेनियम में ले गए हैं। तो ये बताता है किस प्रकार की वहां सुरक्षा है, किस प्रकार का वहां पर जो है आर्मी और जो सिविल सिक्योरिटी टीम्स हैं, उनके बीच में क्या कोऑर्डिनेशन है, और वहां के लोगों का मनोबल क्या है। टीटीपी ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर, लगभग कहा जाता है कि उस क्षेत्र में 20% जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो टीटीपी के कब्जे में है। पाकिस्तान की सेना और सरकार इस हालत को निपटने में बिल्कुल बेबस और लाचार जो है नजर आ रही है। और अब जो उनकी नीति थी, भाई हम तालिबान को साथ जी। दोस्ती करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो तो बिल्कुल बिल्कुल चकनाचूर हो गई है और छन्नी बिन्न हो गई है। अब महत्वपूर्ण ये करना क्या है? करना ये हाँ। है कि देखिए, लड़ाई से आज तक इतिहास गवाह है कि कोई किसी समस्या का हल नहीं निकला है। हल निकला है तो निगोशिएशन टेबल पर बातचीत के माध्यम से। भारत ने हमेशा कहा है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी, आप अपनी बात कहिए, अपने हमारी हमारी बात सुनिए और एक सिचुएशन निकालिए, बीच का रास्ता ठीक है। निकालिए, ताकि दोनों को इस प्रकार की हानि नहीं हो। कहा जाता है कि विन विन सिचुएशन हो दोनों के लिए, तो उसकी आवश्यकता है। लेकिन अभी उस दिशा में नहीं है। भारत ने जो पहल की है, भारत ने दुबई में, अभी आपने खबरें सुनी होगी कि जो है भारत के विदेश सचिव जो है वो गए और उन्होंने अफगानिस्तान के एक्टिंग, कहा जाता है कि कार्यवाहक विदेश मंत्री जो है मालवी आमिर खान से मुलाकात की। मुताकी मालवी आमिर खान मुताकी पूरा नाम है, सॉरी ट्विंग ट्विस्टर थोड़ा सा। तो जी। उससे बात की और उन्होंने कहा, क्या कहा, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का आकलन है कि ये बातचीत के द्वारा भारत ने तालिबान को मान्यता दे दी है। भारत ने, मैंने आपसे पहले आपको बताया कि किस प्रकार से मानवीय आधार पर भारत ने हमेशा हेल्प की। टर्की जो भारत का हर मंच पर विरोध करता रहा है और पाकिस्तान के पक्ष में खुले आम बोलता रहा है, कश्मीर समस्या पर वो हमेशा विरोधी रहा है, उसके बावजूद भी जब टर्की में अर्थक्वेक आया तो भारत ने 24 घंटे के अंदर जो है वो ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी और अपनी मेडिकल टीम भेजी ताकि वहां के लोगों को बचा सके। क्योंकि भारत एक ही बात पर विश्वास करता है कि वो है पूरा विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसे हालात में ये जो मुलाकात है वो केवल मानवीय आधार पर किस प्रकार से वहां किया कि लगभग 2 लाख लोगों को पिछले साल जो कि अफगानी थे और पाकिस्तान में रह रहे थे और उनको जबरदस्ती धकेला गया अफगानिस्तान में दोबारा। उनकी जो हालत थी, खाने पीने की जो समस्या थी, उनकी मेडिकल एड की फैसिलिटी जो प्रॉब्लम थी, तो इस सब के बारे में भारत ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। और साथ में अफगान के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि अब जो है आप हमारी हेल्प करिए और हम जो है इंडियन लीडरशिप की बहुत तारीफ करते हैं कि वो खुलेआम सबको गले लगाने को तैयार है। आप आइए, हमारे प्रोजेक्ट पूरा करिए। ध्यान रहे वहां की जो संसद है, करजई जब थे वहां के प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति, तो वो जो संसद है उनकी वो भी भारत ने बनाई।
तो किस प्रकार से भारत ने जो है उनका समर्थन किया, उनको बढ़ावा दिया। देखिए सैन्य जी। कारणों से नहीं मदद की, केवल मानवीय आधार पर की। ये एक बहुत बड़ी बात कही जाती है। पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए भारत से कि किस प्रकार से हमने ह्यूमैनिटेरियन एड देकर और मानवीय मूल्यों को जो हमेशा सर्वोपरि रखा। शायद पाकिस्तान ने ये किया होता तो आज वहां शांति भारत के लिए होती। मानवीय मूल्य उनकी जो हमेशा सेना के से लोग जो सर्वोपरि रहे हैं। मारे जा साहब रहे हैं, आपके नहीं मारे पास जाते। मैं लौट रहा हूं, लेकिन यूके देवनाथ साहब लगातार हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। यूके देवनाथ जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी पूरे विश्व को लेकर आप बात कर लीजिए, और लगातार हम चर्चा भी करते रहते हैं, बात मध्य पूर्व की हो, मिडिल ईस्ट की हो, या फिर रशिया यूक्रेन संभाग की हो, जहां पर प्रकरण चल रहा है एक जंग का। अब क्या तीसरा फ्रंट ये अब तालिबान वर्सेस पाकिस्तान बनता दिखाई दे रहा है? और पाकिस्तान बेहद ज्यादा दयनीय स्थिति में इसलिए, यूके देवनाथ साहब, मैं जिक्र इस बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पर बात अगर रशिया यूक्रेन की करें, ना तो यूक्रेन की तरह पाकिस्तान के पास किसी सुपर पावर का समर्थन है, और ना ही इजराइल की तरह पाकिस्तान इस युद्ध में डटे रहने में सक्षम है। तो वहीं बात अगर करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को क्या बीच मझधार में मान के चले? क्या पाकिस्तान इतना सक्षम है कि इस युद्ध को लंबा वो खींच सकता है तालिबान पर विजय प्राप्त करने तक? क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें अर्थव्यवस्था, वो पहले ही गर्त में समा चुकी है, लोग भूखे मर रहे हैं वहां पर। जी हाँ, पाकिस्तान की फौज को समझना पड़ेगा कि वो हथियारों के बल पर तालिबान को हरा नहीं सकते। टीटीपी के लड़ाके जी। जो हैं दूर दराज के क्षेत्र में, वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और डूरन लाइन के उस तरफ भी मौजूद हैं। तो हम्म। हथियार के बल पर जोर जबरदस्ती वहां उनको हरा नहीं सकते। ये तो इतिहास गवाह है। अलेक्जेंडर भी वहां आते आते थक गया, हार गया। अंग्रेजों ने कोशिश की, वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने तो उस वक्त जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी उससे भी बमबारी की, लेकिन वो हरा नहीं पाए। वहां के जो पख्तून होते हैं, लड़ाके होते हैं, जांबाज होते हैं, उन्हें अपने खून पर, अपने गर्म खून पर बहुत गर्व होता है। और तो और रिसेंट हिस्ट्री देते हैं तो वो 10 साल तक रूस ने वहां लड़ाई की, हार गया। तालिबान के सामने अमेरिका भी हार गया। तो पाकिस्तान की फौज अगर ये मिसकैलकुलेशन करती है कि वो तालिबान को, टीटीपी को या बीएलए को, बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी को बम गिरा गिरा के हरा देंगे, ये उनकी मिसकैलकुलेशन है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरान हैं, पीएमएलएन है, उनको समझना पड़ेगा कि एक ही तरीका है। वो ये है कि ये तालिबान या बलूच लिबरेशन आर्मी दूर दराज के क्षेत्रों में जो अशांति फैली हुई है, उनकी छोटी छोटी बातों को मान लिया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल सपोर्ट दी जाए, ताकि आस्ते आस्ते वो पाकिस्तान को यानी इस्लामाबाद को या रावलपिंडी को अपना दोस्त समझे। फिलहाल नौबत पाकिस्तान में ऐसा है कि दूर दराज के जो लोग हैं, मैं पीओके का भी नाम इसमें शामिल कर लेता हूं। ना सिर्फ बलूचिस्तान के लोग, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, पीओके के जो लोग हैं, गिलगित हुंजा के लोग हैं, उनको भी लगता है कि इस्लामाबाद दूर से उनके ऊपर शासन कर रहा है। रावलपिंडी उनके ऊपर हथियार फेंक फेंक कर उनको मार रहा है। ऐसे पाकिस्तान लंबे समय तक खींच नहीं पाएगा। कल तो इतनी हास्यास्पद सिचुएशन हो गई। पीओके के एक नामजद प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि पाकिस्तान की फौज की मदद से वहां पर इंस्टॉल्ड हैं। बिल्कुल। उनको जोश आ गया, उन्होंने बोल दिया जी हम हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद चालू करेंगे। ये क्या इनकी मानसिकता है? ऐसे करके जी। कोई देश प्रगति करता है? पीओके के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं जिहाद करेंगे। अरे जिहाद 1947-48 से लगातार पाकिस्तान ठीक। ने हमारे यहाँ पर जिहादियों को भेजा है, रजाकार्स को भेजा है, आतंकवादियों को भेजा है। क्या हासिल कर लिया उन्होंने? कुछ भी नहीं। आज बिल्कुल। की तारीख में पीओके में अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे वहां पर कितनी अशांति फैली हुई है। आम आवाम पाकिस्तान के बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज है। और तो और 2 साल से वहां पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इसके खिलाफ एक और मजेदार चीज है कि पाकिस्तान ने पिछले महीने वहां पर प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन दे दी कि ठीक है। लोग जमा नहीं हो सकते, लोग वहां पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर किसी को प्रोटेस्ट करना है तो पहले उन्हें अपनी संस्था को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये तो मजाक है एडमिनिस्ट्रेशन का। और 4 दिन तक, जी। पिछले हफ्ते इसके खिलाफ पीओके के लोगों ने 4 दिन तक चक्का जाम कर दिया। और तो और सीपीईसी की जो प्रोजेक्ट है जो कि शिंगियान से ग्वादर तक जाती है, उसका जो पीओके का हिस्सा है, वहां उन्होंने चक्का जाम कर दिया। और ठीक है। परसों की बात है यूके कि देवनाथ साहब, पाकिस्तान की कुल एडमिनिस्ट्रेशन मिलाकर को बात अगर मजबूर की नहीं थे जाए तो यहाँ वो पर लोग। पाकिस्तान एक अस्थिर फिलहाल दौर से गुजर रहा है। यूके देवनाथ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही हमारे साथ डीके पांडे साहब जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, जनतंत्र टीवी को समय देने के लिए। अभी फिलहाल पाकिस्तान पूरे तरीके से अगर कहा जाए तो एक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ टीटीपी है,
तो वहीं दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी है जो पूरे तरीके से पाकिस्तान को घेरे हुए है और ऊपर से तालिबान नामक एक खतरा जो पाकिस्तान पर लगातार मंडरा रहा है। अब ऐसे में बात अगर पाकिस्तान की करें तो 3 मोर्चों से पाकिस्तान घिर चुका है। अब आने वाले समय में पाकिस्तान के सामने क्या ऑप्शन है, अब यह भी देखने की बात है। अब तालिबान के सत्ता में आने के बाद हमले बढ़े हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में जब से तालिबानी शासन लगा उसके बाद अफगानिस्तान के साथ एक 36 का आंकड़ा पाकिस्तान का जो हमेशा से था वो अब दोगुना हो गया है। टीटीपी शरिया कानून लागू करने की मांग कर रहा है कि शरिया कानून लागू किया जाए और साथ ही आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की गई है पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी कोई इमेज नहीं है, जिसकी कोई छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नहीं है। अब ऐसे में उसके पक्ष में कोई देश बोले भी तो कैसे। अब ऐसे में आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए हालात बद से बदतर होने वाले हैं, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल तालिबान, टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी ये 3 जगह से पाकिस्तान को घेरे हैं और आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं, क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शन बचते भी है या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। यह देखने के बाद भविष्य घर में फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहे जनतंत्र टीवी। नमस्कार।